हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल। और साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेखावाटी विश्वविद्यालय के ऐसे छात्र जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर स्टडी कर रहे हैं और जिन्होंने अपने एसईसी यानी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के तहत किस पेपर का सिलेक्शन किया है, मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन पेपर का सिलेक्शन किया है। उन विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो को पर्टिकुलरली बनाया गया है। सभी को पता है कि एसईसी का पेपर कितने क्रेडिट का है, 3 क्रेडिट का है, यानी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ये पेपर रहने वाला है। तो ऐसे विद्यार्थी जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के सेमेस्टर फर्स्ट में है शेखावाटी विश्वविद्यालय के लिए, उन सभी के लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैंने इस वीडियो के अंदर आपकी सभी यूनिट से जितने भी टॉपिक वाइज जो पॉइंट्स दिए हुए थे यूनिवर्सिटी ने आपके सिलेबस में, उन सभी को इंक्लूड करते हुए सिंगल वीडियो के अंदर पूरे सिलेबस को कवर करा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, ढंग से देखना है, समझना है, 2 से 3 बार देखना है। और अगर आप इसे 2 से 3 बार ढंग से देखेंगे तो इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एसईसी के पेपर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एसईसी का पेपर किस प्रकार का पैटर्न इसका रहने वाला है। तो देखो, एसईसी के पेपर का जो सिलेबस शेखावाटी विश्वविद्यालय ने जारी किया है, उसके अंदर इस सिलेबस में इसमें कितनी यूनिट में बांटा गया है इसको, पेपर को 4 यूनिट में। फर्स्ट यूनिट है वो डील करती है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जो कम्युनिकेशन के बेसिक्स होते हैं आपके लिए, वो इंट्रोडक्टरी रूप में यूनिट फर्स्ट के अंदर दिए गए हैं कि आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन किससे हो जाए, कम्युनिकेशन से हो जाए। सेकेंड यूनिट में फिर आपको ये बताया गया है कि कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है, यानी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, नॉन वर्बल में कौन कौन से हो गए ना, उससे आपका इंट्रोडक्शन कराया गया है यूनिट सेकेंड के अंदर। यूनिट थर्ड जो हमारी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डील करती है वो क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपके पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और आपके कम्युनिकेशन के माध्यम में या कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स यानी बाधाएं आ सकती हैं, उनसे आपकी ये थर्ड यूनिट डील करती है। फोर्थ यूनिट जो है हमारी वो लिसनिंग, जो कम्युनिकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, उससे डील करती है। फोर्थ यूनिट में ही आपको लिसनिंग स्किल के साथ में क्या मिलेगा, आपको बैरियर्स मिलेंगे लिसनिंग में, जॉब एप्लीकेशन आपको इसके अंदर मिलेगी, सीवी से इंट्रोडक्शन आपका कराया गया है, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज़, अपॉइंटमेंट लेटर और डिस्चार्ज लेटर, ये सारे के सारे फोर्थ यूनिट के अंदर आपके शामिल किए गए हैं। तो वैसे बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस इसका नहीं है और सभी के अंदर आपके क्या है, बेसिक चीज़ जो है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उनको शामिल किया गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें इसके अंदर नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और उन चीज़ों को समझना है। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना है, उसके बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पेपर की हम थोड़ा सा बात करें तो ये पेपर कितने क्रेडिट का है, आपका 3 पेपर का है। तो जिस तरीके से आपके मेजर पेपर जो थे वो 4 क्रेडिट के थे और 100 मार्क्स के थे, ठीक वही पेपर पैटर्न इसका भी रहने वाला है। टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, पासिंग मार्क्स आपको मिनिमम 40 चाहिए। पेपर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। जो फर्स्ट पार्ट जिसको सेक्शन ए कहेंगे आप, उसमें आपको 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होगा। सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे विद अल्टरनेट्स, यानी ऑप्शंस के साथ में 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन होगा और आपको प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन का चयन करते हुए कुल 4 प्रश्न करने हैं। तो ये आपका कितने का हो गया, 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन करेंगे, यानी 40 मार्क्स का आपका सेकंड सेक्शन हो गया। थर्ड सेक्शन में आपको फिर 4 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और आपको कितना अटैम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा। इस पार्ट का वेटेज कितना है, 40 मार्क्स है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वेटेज दिया गया है। पूरे 100 मार्क्स को आपको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये पेपर आप लोगों का है और ये मान सकते हैं आप, जैसे एमडीसी का पेपर भी आपका 3 क्रेडिट का ही है और ये भी आपका 3 क्रेडिट का ही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है इसको, इसलिए इसको हमें लाइटली
बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इस पेपर की बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर यूनिट फर्स्ट है, और यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या दिया गया है आपको? यूनिट फर्स्ट का जो टाइटल है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को आपको समझना सिखाया गया कि कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन होता क्या है? बेसिकली सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, और ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये तो 100% आएगी ही आएगी। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, यानी डिफाइन कम्युनिकेशन, पहला क्वेश्चन ही आपके ये हो सकता है मेरी नज़र में। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, कंसेप्ट्स, इमोशंस एंड थॉट्स अमंग इंडिविजुअल्स और द ग्रुप्स। ठीक है, व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के मध्य, इंडिविजुअल्स यानी कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के मध्य आप यदि अपने थॉट्स, विचारों को साझा करते हैं, इमोशंस, भावनाओं को साझा करते हैं, कंसेप्ट्स यानी फिर अपने धारणाओं को साझा करते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन यानी किसी प्रकार की सूचनाओं को साझा करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कम्युनिकेशन आप कह सकते हो व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के मध्य सूचनाओं, विचारों, धारणाओं और थॉट्स, इमोशंस का आदान प्रदान जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। जब आप ये काम करते हैं, यानी इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती है? ट्रांसमिशन यानी किस तरीके से आपने अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाया है। रिसेप्शन, दूसरे की बातों को आपने किस तरीके से ग्रहण किया है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज थ्रू डाइवर्स चैनल, और विविध माध्यमों से प्राप्त मैसेज को आपने किस तरीके से इंटरप्रेट करा, यानी किस तरीके से आपने उन मैसेज को समझा है। इसके अंदर वर्बल, रिटन, नॉन वर्बल, फेशियल एक्सप्रेशंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी किसी भी माध्यम से आपने किसी संदेश को प्राप्त किया हो, चाहे वो रिटन लैंग्वेज में प्राप्त किया गया हो, चाहे वो वर्बली प्राप्त किया गया हो, चाहे नॉन वर्बल के थ्रू वो प्राप्त किया गया हो, चाहे फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके आपने समझा हो, या चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपने उस मैसेज को रिसीव करा हो, आपने उसको इंटरप्रेट कैसे किया है, इस चीज़ को भी हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। आप किस तरीके से अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे की बातों को किस तरीके से ग्रहण करते हैं, और अलग अलग माध्यम से जो आपको संदेश प्राप्त होता है आप उसको किस तरीके से समझते हैं। जो बेसिक 3 चीज़ इसके अंदर इंक्लूड की गई है वो क्या है? आपका नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन 3 चीज़ पे पहली यूनिट में आपका फोकस है, और इन 3 चीज़ों को आपको समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ही इसके अंदर आता है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब बहुत नेसेसरी है, बिना बातें करे हम नहीं रह सकते, बिना कम्युनिकेशन हम नहीं रह सकते। इंसान अपने जीवन का लगभग 70% टाइम जो है वो स्पेंड करता है इन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, दूसरों से बात करने के लिए। क्योंकि बीइंग ए सोशल बीइंग, क्योंकि हम क्या हैं? एक सोशल प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है, तो हमें अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं को शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए बिना कम्युनिकेशन के हमारा इस सोसाइटी में, हमारा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल भी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए कम्युनिकेशन क्या है? आपका इनएविटेबल है, बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, समझना इन चीज़ों को, पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा और बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा, उस चीज़ को समझना है। और ये वही चीज़ें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में हर रोज़ करते हैं ना, बहुत कोई अलग से चीज़ें नहीं आई है, वही चीज़ें हैं जो आप डेली रूटीन में करते हैं। तो कम्युनिकेशन आप एक दिन बिना बोल के देखिए, नहीं रह पाएंगे। तो ये हमारे लिए इनएविटेबल है। बोलना ज़रूरी नहीं है कम्युनिकेशन हम बोल के करेंगे, हम हाथ के इशारे से भी कर सकते हैं, हम फेशियल एक्सप्रेशन बना के भी कर सकते हैं, हम हमारी बॉडी मूवमेंट से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए अति आवश्यक है और इनको हम करते ही हैं, इसलिए कम्युनिकेशन आपका क्या बन जाता है? इनएविटेबल बन जाता है, अपरिहार्य बन जाता है, मोस्ट नेसेसरी आप लोगों के लिए बन जाता है। तो ये कम्युनिकेशन का नेचर है कि वो इनएविटेबल है, अपरिहार्य है। दूसरा, 2 वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन अकेला अपने आप में नहीं होता है। व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, जब आप बात कर रहे हैं तो somebody शुड बी देयर टू लिसन यू। आपकी बातों को समझने के लिए, आपकी बातों को सुनने के लिए सामने कोई होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास फीडबैक नहीं आएगा तब तक आपको यह नहीं मालूम पड़ेगा कि आपका कम्युनिकेशन सही वे में प्रोसीड हो गया। तो 2 वे प्रोसेस है, कम्युनिकेशन इज ए 2 वे प्रोसेस। तो एक तरफ क्या है? एक तरफ तो सेंडर है और दूसरी तरफ क्या है? रिसीवर है, जो आपकी बातों को सुन रहा है। तो ये 2 वे प्रोसेस हो गया। तीसरा क्या आ गया? कंटेक्चुअल, यानी आप कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके लिए कोई कंटेक्स्ट, कोई संदर्भ तो होना चाहिए जिस विषय को लेकर के आप बात करें, यानी संदर्भ होना भी ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी टॉपिक, संदर्भ से हमारा मतलब क्या है? कोई भी टॉपिक होगा जिसके ऊपर आप बात करेंगे, तो इसलिए आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो कंटेक्चुअल भी होता है।
चौथा पॉइंट जो आता है, नीड्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन होने के लिए सबसे बढ़िया जरूरी या सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, यानी इफ़ समबडी इज़ ट्राइंग टू से यू समथिंग, यदि कोई आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। आप किसी को अपनी बात पहुंचा रहे हो तो उसको वो बात उन्हीं अर्थों में समझ में आनी चाहिए जिन अर्थों में आप उस तक वो बातें पहुंचाना चाह रहे हो। तो कम्युनिकेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में जब विचारों का आदान प्रदान होता है, दो लोग जब विचारों को अपने आपस में साझा करते हैं तो उन विचारों को एक दूसरे के लिए क्या बनाता है, वो अंडरस्टैंडेबल बनाता है, एक दूसरे के लिए वो समझने योग्य उन विचारों को बना देता है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन का फोर्थ नेचर हो गया। कैन बी वर्बल और द नॉन वर्बल। अब कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि वो बोल के ही किया जाएगा, वो शब्दों के माध्यम से ही किया जाएगा। तो कम्युनिकेशन शब्दों के माध्यम से तो होता है, जैसे आपने किसी को मेल भेजा, किसी को टेक्स्ट मैसेज कर दिया, किसी को आपने लेटर लिख दिया, या आपने रिपोर्ट बना ली, ये सारे क्या हो गए, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन आप रोड साइड पे घूम रहे हैं, वहाँ पे आपने रोड पे साइन देखे होंगे अलग अलग तरीके के, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपको मालूम पड़ गया यहाँ पे बम्स है यानी ब्रेकर आ रहा है, यहाँ पे ये इस तरीके का तीर लग रहा है राउंड शेप में, यानी कि रोड इस तरफ घूम रही है। किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस देख करके आप जैसे स्माइलीज़ वगैरह देखते हैं जो अपने व्हाट्सएप वगैरह पे आप खूब देखते हैं, तो वो भी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो केवल शब्दों के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि बिना बोले भी आदमी क्या कर सकता है, इंसान क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन को कर सकता है। तो कम्युनिकेशन वर्बल भी होता है और कम्युनिकेशन नॉन वर्बल भी होता है, ये भी इसका नेचर हो गया, प्रकृति हो गया। कम्युनिकेशन क्या करता है, एलिमिनेट्स मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो, जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, जब तक हम हमारी बातों को दूसरे को सही तरीके से नहीं समझाएंगे, तब तक क्या होता है, पूरे चांसेस है कि सामने वाला हमारी बातों का गलत अर्थ निकाल ले। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है टू रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग्स अमंग द पीपल। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस। और कम्युनिकेशन क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसीलिए इसको डायनेमिक कहते हैं, यानी ये हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा चलता ही रहता है। तो ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ये 6-7 पॉइंट जो हैं आपके, ये नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को डिज़ाइन करते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया, आपको इसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या है इस कम्युनिकेशन का हमारे जीवन के अंदर, किस तरीके से ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में बांटा है। पहले पार्ट्स में मैंने कहा कि पर्सनल इंपॉर्टेंस, आपके व्यक्तिगत क्या लाभ हैं इस कम्युनिकेशन से, आप यदि कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको खुद को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो बिल्ड रिलेशनशिप, सबसे पहले हम कम्युनिकेशन करते हैं तो इससे हमारे सामने वाले यानी दूसरे व्यक्ति से क्या होते हैं, रिलेशनशिप बनते हैं। ठीक है, हमारे रिश्ते बनते हैं, हमारे रिश्तों को मजबूत करता है दूसरे व्यक्तियों के बीच में। इनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग, ये क्या बढ़ाता है, हमारी समझ बढ़ाता है, क्योंकि हम दूसरे को कोई बात कहेंगे या सामने वाले को अपनी बातों को समझाएंगे तो वो हमारी बातों को समझेगा। कब, कैसे, हमारे कहे गए शब्दों के माध्यम से वो हमारी बातों को समझेगा, हमारी भावनाओं को समझेगा, और हमारे बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर होगी और अंडरस्टैंडिंग जो है इन्हेंस होगी, बढ़ेगी, है ना। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो ये आपके डिसीजन मेकिंग पावर को भी क्या करता है, बढ़ाता है। कम्युनिकेशन के माध्यम से ही आपको मालूम पड़ता है कि इस परिस्थिति में सही निर्णय कौन सा हो सकता है जो मैं ले सकता हूं, जो और लोगों के हित में भी हो सकता है ना। तो कम्युनिकेशन आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। और कम्युनिकेशन क्या करता है, आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्टअप करता है। जब आप 10 लोगों से बात करेंगे तो आपका क्या होता है, आपका अपना बात करने का, आपका अपनी बात को कहने का, अपने बातों को तर्कों के साथ रखने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता है। तो ये सारे के सारे पर्सनल इंपॉर्टेंस है जो कम्युनिकेशन करने से आप सबको होते हैं। फिर इसके प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस भी है कि हमारा जो व्यावसायिक जीवन है उसके अंदर भी अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, टीम वर्क। ठीक है, अगर आप अपने डिपार्टमेंट में, अपने ऑफिस में, अपनी इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, आप कम्युनिकेट करने में माहिर हैं तो आप बेहतर टीम वर्क करवा पाएंगे, बेहतर टीम वर्क को एनकरेज कर पाएंगे, प्रोत्साहित कर पाएंगे। कम्युनिकेशन से ही क्या होता है, लीडरशिप इन्वेंसेस होती है, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और अपनी बातों को सही अर्थों में सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, तो सामने वाला आपकी बातों को सुनता है, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और इससे आपके अंदर लीडरशिप्स की क्वालिटी को बिल्ड करता है। सपोर्ट्स करियर ग्रोथ, अगर आप स्पष्ट रूप से कंपनी में अपने विचारों को रख पाते हैं, स्पष्ट वक्ता हैं और स्पष्ट रूप से आप अपनी पॉलिसीज़ बता सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ के लिए आप किस तरीके से किस किस फील्ड के अंदर या किस किस रोल को इस कंपनी के अंदर अदा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से एक गुड कम्युनिकेटर जो होता है उसकी
कैरियर ग्रोथ भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत बढ़िया होती है। बूस्ट वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। देखो, अब अगर अच्छे कम्युनिकेटर हो, एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है आपके आपसी कर्मचारियों से बन जाती है। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो तो साथ वाले कर्मचारी भी आपकी बातों को सुनते हैं। टीम वर्क इन्हेंस होने पर वहाँ पर वर्क प्लेस पे एक अच्छा वातावरण बन जाता है, एक हेल्दी वातावरण बन जाता है, और वो हेल्दी वातावरण बनने से क्या होता है, जो उत्पादन क्षमता होती है वो भी बूस्ट हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है। यानी लोगों के काम करने का जो जज्बा था वो चरम पे हो जाता है, और एक हेल्दी माहौल में काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ने के आसार बन जाते हैं। फैसिलिटेट्स इनोवेशन, और ये कम्युनिकेशन ही है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो नवाचार भी शामिल हो सकते हैं, नए कुछ निर्णय भी कर सकते हैं, नए कुछ प्रोडक्टिविटी भी हम कर सकते हैं, कुछ न्यू इनोवेशन भी हम कर सकते हैं। वह हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट थे, बड़े इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जो फर्स्ट यूनिट का था वो था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 100% इसके आने के पूरे पूरे चांस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसको साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन भी कह दो, चाहे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी कह दो, कि कम्युनिकेशन वर्क कैसे करता है, क्या प्रोसेस होता है। तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि सबसे पहले आपके पास एक सेंडर होता है। सेंडर यानी वन हु वांट्स टू सेंड द मैसेज, यानी वो व्यक्ति जिसको अपना संदेश किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है, यानी इन्फॉर्मेशन आपको किसी दूसरे व्यक्ति तक फॉरवर्ड करनी है। तो सबसे पहले जो कम्युनिकेशन साइकिल है उसके अंदर सेंडर का होना बहुत ज़रूरी है, जो अपनी बातों को किसी व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहा है। सेंडर क्या करेगा, विल प्रिपेयर ए मैसेज, वो एक मैसेज बनाता है, यानी वो संदेश होना चाहिए। संदेश वाहक पहले तो एक संदेश देने वाला व्यक्ति होगा, दूसरा फिर क्या होगा, उसके पास कोई संदेश होगा, उसके पास कोई मैसेज होगा विच ही वांट्स टू कन्वे टू अदर, जो दूसरे को व्यक्ति को देना चाहेगा। फिर एनकोडिंग आती है। एनकोडिंग यानी अपनी बातों को कोड के माध्यम से कहना, यानी आप अपनी बातों को जब कह रहे हो तो उसमें कोडिंग होती है। आपने रिटर्न लैंग्वेज के अंदर जो कुछ बातें लिखी है तो वो उसी अर्थ में सामने वाले को समझ में आएगी जब वो उसको डिकोड करेगा, है ना। तो एनकोडिंग तीसरी चीज़ हो गई। चैनल, फिर आप क्या करते हो, सेंडर हो गया, सेंडर के पास एक मैसेज था, मैसेज बनाने के बाद उसने उस मैसेज की एनकोडिंग कर दी, और एनकोडिंग करने के बाद नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ चैनल। चैनल का सिलेक्शन, कौन से माध्यम से वो भेजेगा। ठीक है, संदेशवाहक था, एक संदेश देने वाला व्यक्ति था सेंडर, उसके पास एक संदेश था, मैसेज, उसने अपने मैसेज को कोड कर दिया, एनकोडिंग कर दी। अब वो चुनेगा कि उसके मैसेज किस माध्यम से भेजा जाएगा तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। माध्यम क्या हो सकता है, माध्यम वो लेटर के माध्यम से भेज सकता है, माध्यम वो ईमेल के माध्यम से अपने संदेश को भेजे, माध्यम वो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने संदेश को भेजे, माध्यम क्या होगा, फैक्स के माध्यम से अपने संदेश को भेजे। तो संदेश भेजने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो फेस टू फेस जाकर के भी अपने संदेश को भेज सकता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सेलेक्ट द प्रॉपर चैनल फॉर योर मैसेज। आपके मैसेज के लिए प्रॉपर चैनल का सिलेक्शन आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिर क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ चैनल होता है। एनकोडिंग कर दी, एनकोडिंग करने के बाद में सिलेक्शन ऑफ चैनल होता है। ठीक है, कौन से माध्यम से अपने संदेश को भेजेगा, और इसके बाद में वो संदेश उस चैनल से गुजरने के बाद किसके पास पहुंचता है, रिसीवर के पास पहुंचता है, यानी जिस व्यक्ति के लिए वो संदेश भेजा गया है उस व्यक्ति तक वो पहुंचता है। तो रिसीवर इज द पर्सन वन हु रिसीव द मैसेज, उस मैसेज को रिसीव करता है। रिसीवर क्या करता है, फिर उसको एनकोडिंग करके भेजा गया था तो उस रिसीवर उस मैसेज की डिकोडिंग करता है, यानी उसको इंटरप्रेट करता है, तो अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है, डिकोड करता है और फिर उस बात को समझ लेता है। लेकिन हमारा प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट फीडबैक हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, रिसीवर जिसने डिकोड कर लिया है, मैसेज को समझ लिया है, ये इस सेंटर तक क्या पहुंचाएगा, फीडबैक पहुंचाएगा कि भैया आपका मेरे को इस प्रकार से संदेश मिला और आपने ये बात कही है, मैं ज़रूर आपकी इस बात को ध्यान रखूंगा। तो जब वो फीडबैक हमारे इस सेंडर तक पहुंचेगा तब सही अर्थों में प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्योंकि सेंडर जिन अर्थ में, जिस संदर्भ में अपने मैसेज को भेजना चाह रहा था वो रिसीवर तक उसी अर्थ में, उसी संदर्भ में पहुँच गया है। ये कैसे मालूम पड़ेगा, जब वो फीडबैक मिलेगा हमारे सेंडर को। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत समझ के रखना और
अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को। तो ये फर्स्ट यूनिट थी हमारी इसकी एसईसी की, जो डील करती थी किसके साथ में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन के साथ में। सेकंड यूनिट है वो आपकी डील करती है किसके साथ में, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ में, ठीक है। कम्युनिकेशन की क्या कैसी फॉर्म्स होती है, कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, कौन कौन से टाइप्स का कम्युनिकेशन होता है, तो उसकी फॉर्म से हम परिचय कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आप लोगों के लिए, और इसमें मैं कहता हूँ कि सारी की सारी फॉर्म्स जो है आपकी इसी एक ग्राफ के अंदर क्लियर हो गई है। देखो सबसे पहले आपका क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अगर हम डिवाइड करें तो मोटे मोटे तौर पर हमारे पास दो टाइप का कम्युनिकेशन होता है। एक होता है आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन और आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हमारे पास कम्युनिकेशन कितना टाइप का हो गया, दो टाइप का कम्युनिकेशन हो गया। एक को हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरे को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन से होते हैं, वर्बल यानी शब्दों के माध्यम से जो कम्युनिकेशन किया जाए। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं, लोगों को लगता है कि जो हम बोलते हैं केवल वही वर्बल कम्युनिकेशन है। दैट इज़ नॉट। शब्दों का जहाँ प्रयोग कर दिया, चाहे वो रिटर्न में शब्द प्रयोग कर दिए, चाहे वो मौखिक में शब्द प्रयोग कर दिए, वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन ही है। तो वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप का हो गया आपके। एक तो ओरल कम्युनिकेशन, जहां आप सिर्फ बोल करके अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाते हैं, जैसे फेस टू फेस। जब आप किसी से सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो आप ओरली सामने वाले तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। फ़ोन कॉल भी ओरल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। और वीडियो कॉल, वीडियो पे अगर आप किसी से बात करते हैं तो वो भी आपकी ओरल कम्युनिकेशन का उदाहरण है, यानी अपनी बातों को आप बोल करके सामने वाले तक पहुँचा रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का दूसरा टाइप जो होता है उसको हम कहते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन, यानी लिख करके जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको। इसके अंदर ईमेल्स, शब्दों के माध्यम से, लेटर्स और रिपोर्ट्स, इन तीनों में ही आप क्या करते हो, रिटर्न में शब्दों का प्रयोग करते हो, इसलिए हम इसको रिटर्न कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का हो गया, ओरल कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन कौन कौन सा हो गया, फेस टू फेस हो गया, फ़ोन कॉल्स हो गए, वीडियो कॉल्स हो गए। और रिटर्न कम्युनिकेशन कौन सा हो गया, जिसमें हमने शब्दों को लिख करके प्रयोग कर दिया, ठीक है, वो आपका रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। तो ये तो क्या था आपका वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें शब्दों का प्रयोग होगा, वो चाहे आप बोल करके करें चाहे वो आप लिख करके करें, लेकिन शब्दों का प्रयोग होगा, दैट विल बी कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। अब आ जाओ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा हुआ, जिसके अंदर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे बॉडी लैंग्वेज, आपने अपने हाथ के या बॉडी के माध्यम से या हाथ के इशारे से कुछ कहा, आई कॉन्टैक्ट, आंखों में आंखें डाल करके बात करना। पैरा लैंग्वेज, काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स है ना, इन तीनों की बात मैं करूंगा कि ये किस तरीके से नॉन वर्बल में काम करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर कौन सा हो गया, ओरल और रिटर्न। ओरल में कौन सा हो गया, फेस टू फेस, फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल। रिटर्न में ईमेल, लेटर्स, रिपोर्ट्स। और नॉन वर्बल के अंदर बेसिकली आपके नॉन वर्बल दिए हुए हैं ना ज़्यादा, तो इनको बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, पैरा लैंग्वेज, काइनेसिक्स और प्रॉक्सिमिक्स, ये सारे आपके क्या हो गए, नॉन वर्बल हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं वर्बल। तो वर्बल के अंदर क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग द स्पोकन और रिटर्न वर्ड्स। तो शब्द होंगे, चाहे वो बोल करके कहे जाएंगे चाहे वो लिख करके कहे जाएंगे, और उनके माध्यम से क्या होगा, संदेश का आदान प्रदान होगा या सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। इसके अंदर द यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे द मैसेज, एक्सप्रेस थॉट, शेयर आइडिया और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लैंग्वेज यानी भाषा का प्रयोग किया जाएगा किसी संदेश को देने के लिए, विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड कराने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ेगा। और लैंग्वेज के अंदर क्या यूज़ होंगे, आपके रिटर्न वर्ड्स यानी शब्द यूज़ होंगे। तो वर्बल कम्युनिकेशन किसका नाम हो गया, जिसके अंदर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का ठीक उल्टा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होगा, कन्वेइंग द मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड्स, बिना शब्दों का इस्तेमाल किए अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना या अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाना। इसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, आपके जेस्चर्स हो गए, आपके आई कांटेक्ट हो गए, टोन हो गई, पोस्चर्स हो गए और अदर विजुअल क्यूज हो गए। तो इन सभी माध्यम से आप क्या करते हो, बिना किसी शब्द का यूज़ किए अपने संदेशों को दूसरे तक पहुंचाते हो। फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से हम दूसरे तक अपने संदेश को पहुंचाते हैं, बॉडी लैंग्वेज से हम पहुंचाते हैं, जेस्चर्स, इशारों से हम पहुंचा देते हैं, हमारी टोन से पहुंचा देते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम हमारी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर आता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। काइनेसिक्स क्या होता है, काइनेसिक्स इज द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। काइनेसिक्स एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसके अंदर बॉडी लैंग्वेज को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है, इसका मतलब इसका अर्थ ये है।
उसके जेस्चर्स, उसके पोस्चर्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और उसके फिजिकल मूवमेंट्स को देख करके हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि सामने वाला हमसे क्या कहना चाह रहा है। Kinesics is often influenced by the culture as the same gestures of the movements can have the different meanings in different societies। ये बेसिकली संस्कृति से संदर्भित होता है, क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग बॉडी मूवमेंट्स के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो काइनेसिक्स में आप देखो तो बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। काइनेसिक्स में बेसिकली आपके जेस्चर्स इंक्लूड हो गए, काइनेसिक्स में आपके पोस्चर्स इंक्लूड हो गए, काइनेसिक्स में आपके फेशियल एक्सप्रेशंस इंक्लूड हो गए, और काइनेसिक्स में आपके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, यानी क्योंकि ये कल्चर यानी संस्कृति से प्रभावित होता है, अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग इशारों को अलग अलग तरीके से समझा जाता है। तो ये काइनेसिक्स कह दो या बॉडी लैंग्वेज कह दो, ये हम उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पैरा लैंग्वेज। अब देखो पैरा लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा। पैरा लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, पैरा लैंग्वेज वैसे तो क्या होता है कि किसी चीज़ को जब कोई बोलता है ना, वैसे तो बोलोगे तब हमारे पैरा लैंग्वेज समझ में आता है, लेकिन बोलने के समय शब्द क्या बोले गए हैं उसकी बजाय हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि वो शब्द किस प्रकार से बोले गए हैं। ठीक है, जैसे हमारे टोन, पिच, वॉल्यूम, स्पीड, इंटोनेशन, पोज एंड एवरी सर्टेन वोकल साउंड्स लाइक द साइज, लाफ्टर, थ्रोट क्लियरिंग। देखो कोई बात बोली गई है, दैट इज़ ओके, ठीक है, लेकिन वो बात किस तरीके से बोली गई है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन द पैरा लैंग्वेज। और हम उसी चीज़ को समझते हैं, हम ये नहीं समझते कि अगले ने क्या बोला है, किस अर्थ में बोला, हम बल्कि ये समझते हैं कि उसने किस तरीके से अपनी बात को बोला है, या उसने, हाँ कई बार हम नहीं कहते क्या यार उसने बोला तो ठीक था लेकिन उसका बोलने का जो तरीका था ना वो गलत था। ठीक है, तो वो बोलने का तरीका जो गलत था ना वो इसीलिए था क्योंकि वो पैरा लैंग्वेज हमने उस तरीके से उस चीज़ को समझा है। इसके अंदर हमारी टोन, पिच, वॉल्यूम, स्पीड, इंटोनेशन और पॉज ये सारे के सारे काम करते हैं। इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ कि एक एग्जाम्पल है, मैंने बोला वुमन विदाउट हर हस्बैंड इज़ नथिंग, और मैंने इसमें 2 पॉज लगा दिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 पॉज कर दिए, 2 स्टॉपेज दे दिया। पहला स्टॉपेज मैंने यहाँ पे दे दिया और दूसरा स्टॉपेज मैंने यहाँ पे दे दिया। जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे वुमन विदाउट हर हस्बैंड इज़ नथिंग, ठीक है, तो आपने इसका क्या अंदाज़ा लगाया कि एक जो औरत होती है अपने पति के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखना, देखो इस बात को समझो कि वुमन विदाउट हर हस्बैंड इज़ नथिंग, एक जो औरत है अपने पति के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, पॉज देने से फर्क पड़ गया। ये इसी की बात बता रहा हूँ ना, ये पॉज देने से हमारा फर्क पड़ गया। अब इसी पॉज को, इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बताता हूँ, बस मैंने पॉज का थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब की बार मैंने क्या कर दिया, पॉज वुमन के बाद में लगा दिया और दूसरा पॉज हमने हर के बाद में लगा दिया। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, वुमन विदाउट हर हस्बैंड इज नथिंग। ठीक है, देखो पॉज लगाते कितना पड़ गया, वुमन विदाउट हर, कि एक महिला जिसके बिना पति कुछ भी नहीं है। देखो फर्क पड़ गया ना। तो यही पैरा लैंग्वेज है। आप पॉज पे ध्यान देखते हो, आप स्पीड पे ध्यान देते हो, आप वॉल्यूम पे ध्यान देते हो, आप पिच पे ध्यान देते हो, आप टोन पे ध्यान देते हो, किस तरीके से बातें हमसे कही गई है, और उन बातों को उस तरीके से टोन के आधार पे, पॉज के आधार पे, इंटोनेशन के आधार पे, स्पीड के आधार पे समझने का प्रयत्न करते हैं। ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक प्रकार होता है और इसी को ही हम क्या कहते हैं, पैरा लैंग्वेज कहते हैं। अगला जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है वो कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। क्या कहते हैं उसे, प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स बेसिकली क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्पेस। ठीक है, आप कैसा स्पेस यूज कर रहे हैं व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, आप फिजिकल डिस्टेंस कितना मेंटेन कर रहे हैं, उससे आपका कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि किस तरीके के व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं, है ना। तो स्पेस की स्टडी हो गई कि आप फिजिकल डिस्टेंस किस तरीके से लोगों के साथ में बनाते हैं। यदि आप कोई व्यक्ति आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जब आप उससे कम्युनिकेट करते हैं तो आपका डिस्टेंस कितना रहता है, 0 to 18 इंचेस का रहता है। पर्सनल डिस्टेंस रहता है, कोई व्यक्ति आपके ज़्यादा नज़दीक नहीं है तो थोड़ा सा आप उसको क्या कहते हैं, पर्सनली अगर नज़दीक तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटीमेट नहीं है तो 1.5 से 4 फीट का उसके बीच में डिस्टेंस बनता है। सोशल, सामाजिक रूप से जब आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ में तो नॉर्मल डिस्टेंस आपका 4 से 12 फीट का रहता है, और यही पब्लिक डिस्टेंस यानी लोगों से जब आप बातों को करते हैं तो ये डिस्टेंस का कितना रहता है, 12 फीट या फिर उससे ज़्यादा का रहता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना और डायग्राम के माध्यम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज स्ट्रक्चर्ड ऑफिशियल एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन। एक स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है जो कंपनीज के अंदर किया जाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है, जो कमर्शियल कंपनीज होती है, जो अपना कॉरपोरेट वर्ल्ड होता है उसके अंदर किया जाता है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के अंदर।
फॉलोइंग प्री डिफाइंड रूल्स एंड द चैनल्स। और इसमें क्या होते हैं, नियमों से बंधा हुआ होता है और चैनल बिल्कुल क्लियर होते हैं कि इस तरीके से बात की जाएगी, ये नियम है इस कंपनी के अंदर कम्युनिकेशंस करने के या अपनी बातों को कहने के, और इसी ऑर्डर्ड के अंदर स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर बातों को किया जाएगा। इट इंक्लूड्स प्रोफेशनल लैंग्वेज। ठीक है, आप किसी भी संस्था के अंदर काम करते हैं, कोई भी कॉरपोरेट फील्ड के अंदर काम करते हैं, कंपनी के अंदर काम करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, आपकी लैंग्वेज फॉर्मल कम्युनिकेशन में प्रोफेशनल रहेगी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, और क्लियर हायरार्कीज फॉर बिजनेस और लीगल पर्पजेस। अब देखो, हायरार्की से आप इस तरीके से बात समझो कि हायरार्की क्या होती है, कि आपका हमेशा कंपनी के अंदर कोई ना कोई तो बॉस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यानी आपसे ऊपर का जो हो गया एक बॉस हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर कहते हैं, और आपसे नीचे का कोई कर्मचारी भी रहेगा, वो आपका चपड़ासी हो सकता है, वो फोर्थ क्लास हो सकता है, वो पियोन हो सकता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कहते हैं। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा किस चीज़ पे चलता है, हायरार्की ऑफ रूल्स पे चलता है। बॉस होगा, आप खुद होंगे, और आपका एक सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब देखो कितने टाइप का होता है, हमें ये ध्यान रखना है, इन डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको सिर्फ इन डायग्राम को समझना है। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में पहला कम्युनिकेशन है चेन कम्युनिकेशन। चेन कम्युनिकेशन, ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक चेन सी बनी हुई आपको दिख रही है ना, एक चेन सी बनी हुई दिख रही है आपको। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे ऊपर टॉप पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो आप कह सकते हो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरपर्सन है। वो अपनी बात को अपने से नीचे वाले व्यक्ति तक पहुंचाता है, नीचे वाला व्यक्ति उससे नीचे वाले व्यक्ति तक, सी उसको डी तक, और डी उसको ई तक, यानी एक क्रम के ऊपर ऊपर से नीचे तक बात चलती है। इसको हम सिंगल चेन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। यानी टॉप लेवल से लेकर के नीचे तक जब कोई कम्युनिकेट किया जाता है, तो वो विभिन्न कड़ियों को क्रॉस करता हुआ या विभिन्न हायरार्की से गुजरता हुआ क्या करता है, नीचे तक आप तक पहुंचता है। अब इसके अंदर जो आपको ध्यान देने की बात है, जो समझने की बात है, वो क्या है, इसमें आपको हर एक व्यक्ति के ऊपर एक सुपीरियर दिखेगा, एक सबऑर्डिनेट दिखेगा। यानी बी के ऊपर देखो ए बी है और बी के नीचे सी है, इसी तरह सी के ऊपर बी है और सी के नीचे भी डी है, और डी के ऊपर सी है और डी के नीचे ई है। यानी हर व्यक्ति के पास में अपना सबऑर्डिनेट है और अपना सुपीरियर भी है। लेकिन दो ऐसे व्यक्ति हैं, एक तो और द टॉप पे बैठा है और एकदम बिल्कुल बॉटम पे बैठा है। इनके पास जो टॉप पे बैठा है उसके पास तो कोई सुपीरियर नहीं है, जो बॉटम पे बैठा है उसके पास कोई सबऑर्डिनेट नहीं है। तो वन डायरेक्शन में इसमें क्या करता है, कम्युनिकेशन चलता है, हायरार्कीज को फॉलो किया जाता है, टॉप से नीचे तक ये कम्युनिकेशन आपका रन करता है। व्हील कम्युनिकेशन होता है दूसरा। व्हील कम्युनिकेशन में क्या हो गया, सेंटर ऑफ अथॉरिटी एक व्यक्ति रहता है, बाकी सभी कर्मचारियों को आपस के अंदर क्या है, बात करने की अनुमति नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है वो इसी सेंट्रल कर्मचारी के माध्यम से पास ऑन होती है, इसी बॉस से पास ऑन होती है, और यही बॉस अगर बी को ई तक कोई बात पहुंचानी है तो बी पहले वो बात ए तक पहुंचाएगा, और ए उस बात को क्या करेगा, ई तक पहुंचाएगा। इस तरीके से सी को कोई डी तक बात पहुंचानी है तो पहले सी ए को बताएगा, ए वो बात क्या करेगा, डी तक पहुंचाएगा। यानी डायरेक्ट आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आपको इस मध्य वाले व्यक्ति से होते हुए गुजरना होता है। इसको हम कहते हैं व्हील कम्युनिकेशन। फिर आता है सर्कुलर कम्युनिकेशन। आप ये देख रहे हो कि ये सर्कुलर कम्युनिकेशन, ठीक है, ये कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट या हर एक ओहदे को डिज़ाइन बताता है ना, ए बी सी डी किसको बता रहे हैं, कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग पोस्ट के जो व्यक्ति होते हैं उनको बता रहे हैं। अब इसमें आप देख रहे हो प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ वाले दो व्यक्तियों से बात करने की क्या है, अनुमति है। यानी मान लो सेल्स का डिपार्टमेंट है, तो सेल्स का डिपार्टमेंट फाइनेंस के डिपार्टमेंट से बात कर सकता है, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट से बात करता है, लेकिन ये सेल्स का डिपार्टमेंट किससे बात नहीं कर सकता, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, है ना। ये एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति या एक डिपार्टमेंट कैन टॉक विद द एडजॉइनिंग टू डिपार्टमेंट, अपने साथ के लगे हुए दो डिपार्टमेंट या दो व्यक्तियों से तो वो बात कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली वो किसी तीसरे व्यक्ति से बात नहीं कर सकता। समझ गए। इसी तरीके से डी की ये स्थिति है कि डी ई से और सी से तो बात कर सकता है, यानी ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात कर लेगा, ये सेल्स डिपार्टमेंट से बात करने का, लेकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट से अगर इसको बात करनी है ना, तो ये डायरेक्टली नहीं करना कर सकता। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का ये भी एक प्रकार है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर कम्युनिकेशन। फ्री फ्लो, फ्री फ्लो के अंदर आप देख लो, कंपनी का कोई सा भी डिपार्टमेंट हो या कंपनी की कोई सी पोस्ट पे कोई सा भी व्यक्ति बैठा हुआ हो, वो हर किसी से बात कर सकता है। ठीक है, आप देखोगे इस डायग्राम के अंदर आपको यही दिखाई देगा कि इसमें बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता है, इसीलिए इसको हम फ्री फ्लो कहते हैं। फिर आता है इन्वर्टेड वी, क्योंकि ये वी सा आपको बना हुआ दिख रहा है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट से बात कर सकता है, जिसको हम इमीडिएट सबॉर्डिनेट करते हैं, और सुपीरियर डायरेक्ट नीचे नीचे के व्यक्ति से ही बात कर सकता है, जो एट द टॉप बॉटम बैठा है। और बॉटम का व्यक्ति अपने
इमीडिएट सुपीरियर को भी रिपोर्ट कर सकता है, और बॉटम का व्यक्ति डायरेक्टली किससे टॉक कर सकता है, ऊपर बैठे व्यक्ति से भी टॉक कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड वी कहते हैं। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो अपने 5 टाइप का होता है, याद रखना है इसको। चेन कम्युनिकेशन, जिसमें हायरार्की फॉलो होती है, ऊपर से नीचे तक कम्युनिकेशन किया जाता है। व्हील कम्युनिकेशन होता है, सर्कुलर होता है, फ्री फ्लो होता है, और इन्वर्टेड वी होता है। ठीक है, ये ए बी सी डी ई अल्फ़ाबेट नहीं है। ये ए बी सी डी ई उस कंपनी में बैठे हुए कर्मचारी की पोस्ट को बताते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब चलते हैं हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, आप अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ जो बातें करते हो ना, उसमें किसी प्रकार के नियम, कायदे, कानून को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बिल्कुल नेचुरल वे के अंदर कम्युनिकेशन करते हो। आपका कम्युनिकेशन अनऑफिशियल होता है, बिल्कुल कैजुअल होता है, और बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, क्योंकि वो आपके पर्सनल कन्वर्सेशन या फिर सोशल एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है। तो वो कम्युनिकेशन जो आप अपने मित्र के बीच में कर रहे हो, जो कम्युनिकेशन जो आप अपने दोस्तों के बीच में कर रहे हो, अपने कलीग्स के बीच में कर रहे हो, अपने साथियों के बीच में कर रहे हो, उन कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार के फॉर्मल रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी हायरार्की नहीं होती है, इसमें कोई भी बॉस नहीं होता है, सभी समान रैंक के व्यक्ति होते हैं, सभी समान पद पे बैठे हुए व्यक्ति होते हैं। इसीलिए ये कम्युनिकेशन इनफॉर्मल होता है। इसके अंदर भी देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी ये चेन होती है। ठीक है, आप इस तरीके से अपने साथी के साथ में बात कर सकते हो, है ना, इसी चेन के माध्यम से, जैसे ये चेन बनी हुई है। दूसरा होता है गॉसिप। गॉसिप से को सब पता है, गप्पे लड़ाना। आप, कोई व्यक्ति है वो अपनी बातों को बता रहा है, अब वहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, तो हो सकता है कोई इंटरेस्ट ना ले, लेकिन कई लोग होते हैं इंटरेस्ट भी लेते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ये गॉसिप चेन होती है। सामान्यतः हम क्या करते हैं, हमारे दोस्तों या साथियों में बैठ करके गप लड़ाते हैं, तो 10 लोग हैं, हो सकता है उनमें से एक दो जने हमारी बातों के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे, लेकिन बाकी के वे 5-6 लोग हमारी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं और हमारे साथ उस कम्युनिकेशन में शामिल होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, गॉसिप चेन कहते हैं। तीसरी आती है आपकी प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी चेन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी चेन आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहते हो, कि आपने किसी पोस्ट को शेयर करा, ठीक है, अब वो आपके जितने फ्रेंड सर्किल में थे, या जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में लोग थे, सभी तक वो बात पहुंची, लेकिन उस फ्रेंड लिस्ट में से कुछ ही लोगों ने उसको शेयर किया, डी तक पहुंची तो इसने शेयर कर दिया आगे। ठीक है, अब इस एफ तक पहुंची, इसने खुद ने इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन इसने आगे वो बात पहुंचा दी और आगे तक वो बात पहुंच गई। तो कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोग इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब फिर आता है क्लस्टर चेन। ठीक है, चौथा आता है क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन क्या करता है भैया, ए जो है, किसी व्यक्ति के पास कोई बात कहने के लिए है, तो उसके पास क्या होता है, वो सेलेक्ट करता है कि यार मैं किस बात को किसको कहूँ। तो डायरेक्टली बी को सेलेक्ट नहीं करेगा। मानो उसने सिलेक्शन करा 3 ही व्यक्तियों का। ठीक है, इन 3 को बात कही, अब ये 2 पैसिव रह गए, लेकिन इस एफ ने इसकी बात को आगे पहुंचाया। अब जिसके पास ये बात पहुंची थी, उसने भी इसको आगे तो पहुंचा दिया, लेकिन खुद ये इसमें पैसिव रह गया। तो क्लस्टर चेन क्या होता है, इसके अंदर कोई व्यक्ति अपनी बात को कुछ फ्यू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को कहता है, और दूसरे भी सेलेक्टिवली इस तरीके से बातों को आगे तक पहुंचाते हैं। उसको हम क्लस्टर चेन कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी चेन और क्लस्टर चेन में थोड़ा सा फर्क है। क्लस्टर चेन में जहाँ पर कुछ फ्यू सेलेक्टेड व्यक्तियों तक अपनी बातों को पहुंचाया जाता है, वहीं पर प्रोबेबिलिटी चेन में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपकी बातों के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते, वो आपकी बातों में वहीं गिव अप कर देते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं और आपकी बातों को आगे तक कैरी ऑन करते हैं। ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, आप सभी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। आजकल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है, इनको बेसिकली क्यों बनाया गया है, ताकि हम फास्टर, मोर कन्वीनियंट एंड हाईली इंटरकनेक्टेड, हम बहुत तीव्र गति से कम्युनिकेशन कर पाएँ, बहुत आसान तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएँ, और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो पाएँ अपनी कन्वर्सेशन के माध्यम से। इसके अंदर किन-किन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है? सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। इसी तरीके से मैसेजिंग ऐप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, ये भी क्या है? आपके कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। इनके माध्यम से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल मीट हो गया, ठीक है? इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। और वियरेबल टेक्नोलॉजी, जैसे स्मार्ट वॉचेस हो गई, फिटनेस ट्रैकर्स हो गए, ये सारे कम्युनिकेशन के माध्यम है। ये भी आपको बताती है कितने फुट स्टेप्स आपने चल लिए, आपकी हार्ट बीट कितनी चल रही है ना, स्मार्ट वॉचेस वगैरह आप लोग पहनते हो। तो ये सारे क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। ठीक है, इज इट क्लियर?
तो ये आपकी क्या थी, सेकंड यूनिट थी, जो बेसिकली किससे डील करती थी, सेकंड यूनिट थी जो बेसिकली आपको ये बताती थी कि कम्युनिकेशन की फॉर्म्स क्या क्या होती है, कितने टाइप के आपके कम्युनिकेशंस होते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट जो है आपकी वो बेसिकली डील्स करती है किसके साथ में, क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाएंगे और इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मार्ग में कौन कौन सी बैरियर्स यानी बाधाएं हो सकती है, उनके साथ में आपकी थर्ड यूनिट डील करती है। तो इसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है वो आपके रीडिंग दिया गया है। अब ये रीडिंग क्या होती है ना, सबसे पहले इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब रीडिंग को समझना, आप जो रीडिंग समझ रहे हो ये वो रीडिंग नहीं है, ये वाली कौन सी रीडिंग मैं बताता हूँ। तो कम्युनिकेशन में रीडिंग क्या होती है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, अगर हम कम्युनिकेशन के संदर्भ में देखें तो द कंसेप्ट ऑफ रीडिंग यूजुअली सिग्निफाइज द इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैसेज एक्सप्रेस्ड थ्रू रिटन टेक्स्ट स्पोकन वर्ड्स एंड द नॉन वर्बल क्यूज। तो वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन के संदर्भ में अगर हम रीडिंग्स को समझें तो ऐसी बातें जो या तो हमें रिटन टेक्स्ट के माध्यम से कही गई, लिख करके हमें बताई गई है, या फिर स्पोकन वर्ड्स बोल करके बताई गई है, या नॉन वर्बल क्यूज यानी जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से बताई गई है, उन बातों को समझना और समझ करके उनको इंटरप्रेट करना यानी उनकी व्याख्या करना, यही रीडिंग होता है। यानी रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने कुछ लिखा हुआ आ गया और आपने उसको पढ़ लिया, दैट इज एनफ, ऐसा नहीं है। बिना लिखी हुई चीज़ें भी आपके सामने आ जाए, नॉन वर्बल चीज़ें भी आपके सामने आ जाए जिनमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, उनको भी समझ लेना और सही तरीके से इंटरप्रेट करना, उसको हम रीडिंग कहते हैं। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने किसी व्यक्ति को पूछा हेलो हाउ आर यू, ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई हाउ की, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम हो जाएगा। आपने किसी व्यक्ति से पूछा हेलो हाउ आर यू, उसने आपको रिटर्न में टेक्स्ट मैसेज कर दिया आई एम फाइन, आप समझ गए उस बात को क्या लिखा था, आपने अर्थ लगा लिया कि हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, अगला व्यक्ति सही है। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा वुड यू लाइक टू गो ऑन ए डाइन विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आज आपका खाना खाने चलोगे। तो अब मान लो अगला आपको ये वाली इमोजी दे देता है, ठीक है, ये वाली इमोजी दे देता है, ये क्या है, नॉन वर्बल क्यू है। अब आपको इसकी रीडिंग करनी है। अब जब आप इस आपने अगले से पूछा कि वुड यू लाइक टू गो ऑन ए डाइन विथ मी, क्या तुम मेरे साथ रात का खाना खाने चलोगे या डिनर पे चलोगे। अगले ने अगर आपको ये वाली इमोजी भेजी तो आपके मन में क्या आएगा, आप जब इसकी रीडिंग करोगे तो आपके ये समझ में आएगा कि यार अगला थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूज है मेरे साथ को जाने को लेकर, या थोड़ा सा अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा है या सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, क्या देर आर सो मेनी डाउट्स इन हिज माइंड, इसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं। यानी सामने वाले की अनविलिंगनेस को दर्शा रहा है कि उसकी अनिच्छा है, वो जाना नहीं चाहता है, या किसी प्रकार की उसके सामने कोई समस्या है जो उसे आपके साथ जाने से रोक रही है, ठीक है। लेकिन अब सपोज करो अगला आपको ये वाला मैसेज भेजता है, ये वाला मैसेज नहीं भेजता है, सपोज आपको ये वाली इमोजीज भेज देता है, नहीं, फिर आपका नॉन वर्बल क्यों है। तो जैसे आपने पूछा वुड यू लाइक टू गो ऑन अ डाइन विथ मी, मेरे साथ डिनर करने चलोगे, अगले ने आपको ये वाली इमोजीज भेज दी, तो आपने इसको पढ़ लिया, ये अगले ने ऐसी भेजी, इसका मतलब ही इज रेडी टू गो विथ मी, मेरे साथ वो चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रीडिंग कहते हैं, कि लिखे हुए शब्दों के साथ साथ में नॉन वर्बल क्यूज, जो लिखा हुआ नहीं है, जो फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से, जो जेस्चर्स के माध्यम से, जो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से समझाया गया है, उसको सही अर्थों में समझ लेना, उसी को हम क्या कहते हैं, रीडिंग कहते हैं। समझ गए इतनी बात, चलो आगे। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग इन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी शब्दों के माध्यम से अगर कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो, शब्दों के माध्यम से जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो बेसिकली क्या होगा, या तो टेक्स्ट के माध्यम से होगा, या ईमेल के माध्यम से होगा, या डॉक्यूमेंट के माध्यम से होगा। अगर इस माध्यम से कोई कम्युनिकेशन किया गया है एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, उसके महत्व को आप समझना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर आपकी कौन सी स्किल्स यूज हो रही है, कॉम्प्रहेंशन, उसको समझने की, एनालिसिस, उसका विश्लेषण करने की, और रिटर्न कंटेंट को इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करने की। तो इम्पोर्टेंस क्या है वर्बल कम्युनिकेशन का, इम्पोर्टेंस ये है कि कोई भी लिखित रूप में यदि आपको कोई सामग्री प्राप्त हुई है तो उसको समझने के लिए आपकी कॉम्प्रहेंशन, आपकी समझ को बढ़ाना, उसके विश्लेषण करना और उसकी व्याख्या करना, इसी को हम कम्युनिकेशन करते हैं। यही इन्हीं चीज़ों को ये कम्युनिकेशन इन्हेंस करता है, आपकी कॉम्प्रहेंशन को बढ़ाता है, आपके एनालाइज पावर को बढ़ाता है और आपकी इंटरप्रिटेशन करने की क्षमता को ये बढ़ाता है, ताकि आप सही अर्थों में उस बात को समझ पाएँ।
द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग स्पोकन language during dialogues or presentation involve comprehending elements such as tone, emphasis, and pose to accurately grasp the speaker's intent meaning. अब देखो, अगर कोई बोलने के माध्यम से आपको बात समझ रहा है तो लिखित में हो गया कि लिखित में आपने देखा और लिखित में देख करके आपने समझा, तो आपके क्या था, आपने एनालाइज भी कर लिया, विश्लेषण भी कर लिया, इंटरप्रिटेशन भी कर दिया और कॉम्प्रहेंशन, उसको बातों को समझ भी लिया। लेकिन अगर आपने किसी ने आपसे कोई बात बोली, तो आपने उसकी बातों को किस तरीके से समझा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उसने उस बोलते समय उसकी टोन क्या थी, बोलते समय उसने एम्फेसिस किन बातों पे दिया, जोर किस बातों पे दिया, और बोलते समय उसने पॉज कहाँ कहाँ पे लिया। जब आप इन बातों का सही तरीके से समझ पाओगे, देन ओनली आपको ये समझ में आएगा कि भैया वास्तव में सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन रीडिंग में मैंने भी आपको बताया कि बॉडी लैंग्वेज को आपको रीड करना आना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशंस को आपको रीड करना आना चाहिए, जेस्चर्स को आपको रीड करना आना चाहिए। अगर आप जेस्चर्स को रीड कर पा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज को रीड कर पा रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर पा रहे हैं, तो आप अनस्पोकन मैसेज, जो मैसेज शब्दों से नहीं कहा गया है, उसको आप अंडरस्टैंड यानी समझ लेंगे। ठीक है, तो रीडिंग का मतलब यही नहीं है केवल कहे गए शब्दों को समझना, बल्कि अगर बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन या जेस्चर्स के माध्यम से कोई बातें की गई है, तो उनको समझना भी क्या होता है, रीडिंग होती है। ऑब्जर्विंग फैक्टर पोस्चर, आपके शरीर का क्या पोस्चर है उस समय, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपका खड़े होने का अंदाज क्या है, आपका बोलने का अंदाज क्या है, आई कांटेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं, प्रॉक्सिमिटी यानी कितने किसी के नज़दीक हैं, ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीका का कम्युनिकेट सामने वाले के साथ कर रहे हैं, या सामने वाला आपकी बातों को किस तरीके से समझ रहा है। फिर एक सिचुएशनल रीडिंग भी होती है। सिचुएशनल रीडिंग क्या होती है, क्योंकि समय और परिस्थिति के साथ में अपनी कही गई बातों को या एडजस्टमेंट होता है ना, कि परिस्थिति के हिसाब से क्या करता है आदमी, अपने आप की बोली को या अपने लैंग्वेज को वो परिवर्तित कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन टू टेलर द रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, कि सही तरीके से हम जवाब दें, उसके लिए संदर्भ के साथ या किस संदर्भ में उस बात को कही गई है, उसको समझ लेना ही क्या होता है, सिचुएशनल रीडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एडजस्टिंग योर टोन बेस्ड ऑन वेदर ए कन्वर्सेशन इज फॉर्मल और कैजुअल। हम इसका एग्जाम्पल है कि आप जब बोल रहे हैं, तो आज तो आप ऑफिस के अंदर जब बात करेंगे, तो अपने अधिकारियों से बात करेंगे, तो आपका बात करने का अंदाज एक अलग रहेगा, वो सिचुएशन अलग है। व्हेन यू आर टॉकिंग बिफोर योर बॉस, जब आप बॉस से बात कर रहे हैं और बॉस के सामने खड़े हुए हैं, तो आपका वे ऑफ टॉकिंग अलग रहेगा, आपके बात करने का अंदाज अलग रहेगा। और वही जब आप मित्रों के बीच में, हमने दोस्तों के बीच में, हमने कलीग्स के बीच में हैं, तो आपका बात करने का अंदाज बिंदास हो जाता है। वहाँ पे कोई रूल, नियम, कायदे, कानून फॉलो नहीं होते। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिचुएशन रीडिंग भी कहते हैं। लिसनिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की लिसनिंग। लिसनिंग क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि द एबिलिटी टू लिसन अटेंटिवली इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अटेंटिवली यानी ध्यान से सुनना किसी की बातों को, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एसेंशियल यानी सबसे आवश्यक तत्व है। इससे क्या होता है, एनेबलिंग वन टू कम्प्रहेंड अदर्स प्रोफाउंडली, आप पूरी तरीके से सामने वाले को समझ लेते हैं अगर आप ढंग से किसी बात को सुनते हैं। रिस्पॉन्ड विद कंसिडरेशन, अगर आप सामने वाले को सुनते हैं, तो उसकी बातों का जवाब भी, रिस्पॉन्ड भी, प्रत्युत्तर भी आप कंसिडरेशन में अच्छी तरह विचार करके दे पाएंगे। एंड फोस्टर मोर रोबस्ट रिलेशनशिप, और आप अगर किसी को ढंग से सुनते हैं, तो उसके साथ आपकी रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाती है। ठीक है, लिसनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, एक्टिव एंगेजमेंट, किसी भी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ढंग से एक्टिवली अपने आप को इन्वॉल्व रखना पड़ेगा उस समय जिस समय सामने वाला उस बात को कह रहा है। अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड वर्ड, केवल वो क्या कह रहा है उस बात को नहीं समझना, उस बात के परे भी वो क्या क्या बातें कह गया, उस बात को भी समझना है। यानी आपका ब्रॉड माइंड होकर के आपको लिसन करना है, समझना है शब्दों के पीछे छुपी हुई बातों को। रिमूविंग बायस, कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कह रहा है, तो उस व्यक्ति के प्रति आपका क्या नहीं होना चाहिए, बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होने चाहिए, आप प्री मेडिटेटेड नहीं होनी चाहिए, वो पहले से सामने वाले व्यक्ति के बारे में कोई विचार मत बनाओ कि वो कैसा है, वो क्या बोल रहा है और वो क्यों बोल रहा है। केवल आप सब चीज़ों से फ्री होकर के केवल उसकी बातों को सुनो, तभी आप उसको सही अर्थों में समझ पाओगे। अगर आपने बायस्डनेस पाल ली, तो आप उसकी बातों को कभी भी नहीं समझ पाओगे। रिस्पॉन्डिंग थॉटफुली, और जब उसकी बातों को आपने समझ लिया, जब उसकी बातों को, सामने वाले की बातों को आपने सुन लिया, तो फिर बड़े विचार करवक उसका
जवाब हमें देना चाहिए। नेक्स्ट है थिंकिंग एंड प्लानिंग कम्युनिकेशन। तो अगला टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो ये है थिंकिंग एंड प्लानिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप क्या तरीके से सोचना चाहिए और क्या आपको प्लानिंग करनी चाहिए। व्हेन थिंकिंग एंड प्लानिंग कम्युनिकेशन, चूजिंग द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड चैनल इज द की। एक तो सही लैंग्वेज, सही भाषा का चुनाव करना और अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए सही चैनल यानी माध्यम का चुनाव करना, वो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके माध्यम से ही आपको क्लैरिटी, स्पष्टता मिलेगी, एंगेजमेंट मिलेगा, यानी सामने वाला भी आपकी बातों में इन्वॉल्व होगा, और इफेक्टिवनेस, और तभी जाकर के आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावशील हो पाएगी। ठीक है। तो जब आप थिंकिंग एंड प्लानिंग कम्युनिकेशन की बात करते हो तो एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज के अंदर अपनी बातों को स्पष्टता के साथ प्रभावशीलता के बाद दूसरे तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए सही चैनल का चुनाव करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके लिए आपके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है? अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड ऑडियंस, कि आप जिस संदर्भ में बोल रहे हो ना, पहले तो उस संदर्भ को आप सही तरीके से समझो। क्योंकि आप चैनल का चुनाव तही तभी सही कर पाओगे कि आप किस संदर्भ में बोल रहे हो, किस विषय पे आप बात कर रहे हो, और आपको सुनने वाले व्यक्ति यानी आपकी ऑडियंस कौन है। तो कंटेक्स्ट और ऑडियंस जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक सही स्पष्टता के साथ अपने संदेश को आप सही चैनल के माध्यम से सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाएंगे। सेकंड है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। आप सामने वाले को अपनी बातों को पहुंचाना, तो आपको भाषा, किस तरीके की भाषा का प्रयोग आपको करना है, उस तरीके की भाषा में आपको क्या करना है, अपना कम्युनिकेशन करना है। आपको रिजिड होना है, आपको पोलाइट होना है, आपको हार्श होना है, आपको किस तरीके के डिक्शन का प्रयोग करना है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। कैजुअल और फ्रेंडली, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। इनफॉर्मल वे, मित्रवत आप सामने वाले के साथ में बात करिए, इससे आपको बहुत फ्रीडम मिलेगी टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड, अब आज के आधुनिक युग के अंदर जहाँ जो टेक्निक्स है उन्होंने क्या कर लिया है, टेक्निक्स ने बहुत बड़ा पोर्शन कम्युनिकेशन का ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, पेजर, है ना, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि इनमें आपको स्पेशलाइजेशन हासिल करना पड़ेगा, तभी जाकर ये मॉडर्न युग के जो इक्विपमेंट्स है टेक्निकल, उनके साथ अगर आप यूज़र फ्रेंडली नहीं है तो कम्युनिकेशन करना आज के ज़माने में आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। चूज़ द राइट कम्युनिकेशन चैनल, सही कम्युनिकेशन चैनल का चुनाव करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आपका मैसेज प्रभावी बनेगा। एंड प्लान फॉर क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस, और जब भी आप बात करें तो कोशिश करें कि क्लैरिटी आपकी बातों के अंदर हो, स्पष्टता आपके बातों के अंदर हो, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश ना करें, अननेसेसरी वर्ड्स का प्रयोग ना करें, बिल्कुल स्पष्टता के साथ टू द पॉइंट अपनी बातों को कहें, तभी आपकी बात क्या हो पाएगी, इफेक्टिव हो पाएगी, प्रभावशील हो पाएगी। अब आता है ओवरकमिंग लैंग्वेज डिफरेंसेस। अब क्या होता है देखो, भारत जैसे देश के अंदर हम पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत में हम पश्चिमी राजस्थान में हिंदी भाषा का प्रयोग करें, राजस्थानी का प्रयोग करें, उड़ीसा के अंदर उड़िया भाषा हो रही है, केरला के अंदर मलयालम बोली जा रही है, तमिलनाडु में तमिल बोली जा रही है, महाराष्ट्र गोवा के अंदर उधर कोंकणी बोली जा रही है। तो बहुत सारे लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, है ना। हम सामान्यतः मान लो केरल चले गए, हमको मलयालम नहीं आती और मलयालम वाले को हमारी लैंग्वेज नहीं आती, तो हम हमारी बात को कैसे पहुंचाएंगे, उसको हम ओवरकम, हम उसको जीतने के लिए, इसी समस्याओं का समाधान पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हमारे पास क्या है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ एफर्ट्स हैं जो हम बना सकते हैं। लर्न की फ्रेजेस, पहली बात तो यह है कि अगर हमें सामने वाले की भाषा नहीं आती है, सामने वाले का हमारी भाषा नहीं आती, तो हमें की फ्रेजेस, हर लैंग्वेज के अंदर कुछ की फ्रेजेस होते हैं, को कम से कम याद करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डुओलिंगो और बैबल जैसी कुछ ऐसी वेबसाइट है या ऐसी ऐप्स है, जो आप अपनी भाषा में बात करोगे और वो सामने वाले की लैंग्वेज के अंदर उसको चेंज कर देंगे, यानी मैंने हिंदी में कहा तो सामने वाले के लिए वो मलयालम में चेंज हो जाएगी और अगला उसको पढ़ लेगा कि हाँ ये कहना चाह रहा है। ट्रांसलेशन मेथड है, गूगल ट्रांसलेट है, किसी भी लैंग्वेज में आप किसी भी लैंग्वेज को आप किसी भी लैंग्वेज में परिवर्तित कर सकते हैं। आप हिंदी में लिखोगे वो अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देगा, आप इंग्लिश में लिखोगे वो जापानीज़ में कन्वर्ट कर देगा, गूगल ट्रांसलेट है ना। तो ये भी आपके पास टूल है लैंग्वेज बैरियर को या लैंग्वेज डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि बोल के तो आप समझ नहीं पा रहे हो, सामने वाले की लैंग्वेज अलग है, आपकी लैंग्वेज अलग है, तो आप जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से समझने की कोशिश कर सकते हैं। और
मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा, ठीक है, कम से कम ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए कि एक विद्यार्थी को या एक व्यक्ति को या समाज के व्यक्तियों को एक से ज़्यादा लैंग्वेज का नॉलेज हो। तो इस तरीके के प्रोग्राम अगर चलाया जाए तो भी हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस को ओवरकम कर सकते हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस को मिटा सकते हैं, भाषा की विभिन्नता को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब भी हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, किसी के साथ अपने मैसेज को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, इमोशंस को शेयर करते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो इंफॉर्मेशन शेयर करते समय उसके मार्ग में कई प्रकार की बाधाएँ आ जाती है, उस रास्ते में कई प्रकार की बाधाएँ आ जाती है, हमारे कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र करने में कई प्रकार की समस्याएँ क्रिएट होती है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? तो उनको हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। तो उन्हीं बैरियर्स में से सबसे पहला बैरियर है जो हमारे कोर्स में दिया गया है, उसको कहा गया है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर जैसा नाम से ही अपने आप में ज़ाहिर है कि मशीन के कारण उत्पन्न होने वाला बैरियर है, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल बैरियर। तो मैकेनिकल बैरियर में क्या होता है, मैकेनिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन सिग्निफाइज एनी टेक्निकल और फिजिकल चैलेंज दैट डिसरप्ट्स और लिमिट्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रेसिपिएंट। यानी क्या होता है कि सेंडर और रेसिपिएंट, ठीक है, एक तो सेंडर है जो मैसेज को भेज रहा है और दूसरा रिसीवर है जिस तक वो मैसेज को पहुंचा रहा है। यानी मैसेज तक एक तो मैसेज भेजने वाला व्यक्ति और दूसरा वो व्यक्ति है जिस तक वो मैसेज पहुंच रहा है। यदि ये जब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, सेंडर और रिसिपिएंट जब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो किसी टेक्निकल या फिर फिजिकल चैलेंज के कारण उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाना, उसी को हम मैकेनिकल बैरियर कहते हैं। इसको इस तरीके से समझो, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। यदि हम टेक्नोलॉजी में अपडेट नहीं हैं, हमारे पास पुराने इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास जैसे मान लो कि अभी 5G का ज़माना है और हमारे पास अभी तक 2G चल रहा है, तो हम क्या होंगे, कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएँगे। ठीक इसी तरीके से फॉल्टी इक्विपमेंट्स हैं। सपोज़ हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारे पास बात करने के लिए जो संसाधन होने चाहिए वही फॉल्टी है। सपोज़ हम माइक के थ्रू बात कर रहे हैं, है ना? माइक के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों से साझा कर रहे हैं और वो माइक ही क्या है, वर्क नहीं कर रहा ढंग से। वो माइक के वायर ख़राब हैं या माइक रीसाउंड हो रहा है, यानी माइक में से प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही है, तो वो भी क्या हो गया, फॉल्टी आपका इक्विपमेंट हो गया, तो वो भी हमारे कम्युनिकेशन को क्या करता है, बाधित करता है। ठीक इसी तरीके से पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर आपकी ढंग की नहीं है तो वो भी कम्युनिकेशन को बाधित करेगी। और अनरीडेबल टेक्स्ट, ऐसा टेक्स्ट जो पढ़ा ना जा सके, अगर इस तरीके का कोई टेक्स्ट है तो वो भी क्या करता है, आपकी कम्युनिकेशन को बाधित कर देता है। सेकंड टाइप है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होते हैं कि कुछ नेचुरल सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं या कुछ एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जो हमारे मार्ग में ऑब्स्टेकल यानी बाधा क्रिएट कर देते हैं। तो उसी से हमारा कम्युनिकेशन जो होता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हिंडर हिंडर यानी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है हमारा, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बाधित हो जाता है। तो कौन-कौन से फिज़िकल बैरियर हो सकते हैं? नॉइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ का मतलब शोर होता है। लेकिन शोर से क्या मतलब है? जैसे सपोज़ कि आप एक बस के अंदर चल रहे हैं, आप 2 दोस्त हैं, एक बस के अंदर चल रहे हैं और आप अपने दोस्त से कोई बात कहते हो। लेकिन जैसे ही आप अपने दोस्त से कोई बात कह रहे हो, ठीक उसी समय आपके बगल से एक बस गुज़रती है और वो बहुत ज़ोर का साउंड करती है और इतना ज़ोर का साउंड करती है कि आप अपने मित्र को जो बात कहना चाह रहे थे, वो आपका मित्र उस बात को सुन ही नहीं पाता है। तो वो आपका नॉइज़ हुआ। तो नॉइज़ कौन-सा होगा? नॉइज़ उसी को मानेंगे जो कम्युनिकेशन को बाधित करेगा, दैट विल बी कॉल्ड नॉइज़। कि बस में और भी लोग भी थे और लोग भी बात कर रहे थे, लेकिन तब आप क्या कर रहे थे, अपने दोस्त के साथ में बातें कर पा रहे थे और आपका दोस्त आपकी बातों को समझ रहा था, तो उसको हम नॉइज़ नहीं कहेंगे। नॉइज़ कौन-सा होगा? जब वो शोर हुआ और उस शोर के कारण आपका मित्र आपकी बातों को बिल्कुल नहीं समझ पाया या सुन ही नहीं पाया, उसको हम नॉइज़ कहेंगे। तो ये नॉइज़ एक क्या है? फिज़िकल बैरियर है। डिस्टेंस, दूरी, एक-दूसरे से कितना आप दूर हैं, एक-दूसरे से कितने रिमोट में आप हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। फिजिकल ऑब्स्टेकल्स, कुछ बाधाएँ, आपकी शारीरिक बाधाएँ, आपकी भौतिक बाधाएँ, आपका स्थान एक दूसरे से कितना दूर है, आपके बीच में कितना शोर क्रिएट हो रहा है, क्लाइमेट कंडीशन, वेदर कैसा है, बारिश आ रही है, थंडर हो रहा है, तो नेट की कनेक्टिविटी नहीं आएगी, नेट प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपका मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा, आपका गूगल मीट काम नहीं करेगा, है ना? फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब काम नहीं करेंगे, तो ये क्या है, क्लाइमेट कंडीशंस पे भी बहुत सारा डिपेंड करता है। इम्पेयरमेंट्स, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति मान लो शारीरिक रूप से असक्षम है,
कोई व्यक्ति सुन ही नहीं पा रहा है, बहरा है, डीफ है, ठीक है। तो ये फिजिकल इम्पेयरमेंट्स भी होते हैं कुछ जो क्या करते हैं आपके कम्युनिकेशन को बाधित करते हैं। तो ये सारे कारण वो हैं जो क्या करते हैं फिजिकल बैरियर के अंदर शामिल होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन को बाधित करते हैं। फिर है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होगा मेंटल और इमोशनल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, मानसिक और भावनात्मक ऐसी स्थिति जो इम्पीड द सक्सेसफुल शेयरिंग, जो व्यवधान कर देती है, बाधित कर देती है किसको? लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन को सफलतापूर्वक एक दूसरे तक पहुंचने में बाधित कर देती है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। इसमें इमोशनल स्टेट यानी आपकी भावनात्मक स्थिति क्या है। कई बार क्या होता है आदमी भावनाओं के अंदर बह जाता है, ठीक है ना। कई बार आदमी भावनाओं के अंदर में बह जाता है और भावनाओं के अंदर में बह करके वो फैसले ले लेता है। तो ये भावनात्मक बहना आपका क्या है? एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। एटीट्यूड एंड रेजिस्टेंस टू चेंज। कई कई बार आपका क्या होता है? एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कई बार आपका ऐसा दृष्टिकोण होता है, कई बार आपका इस तरीके का दिमागी संतुलन होता है कि आप किसी दूसरे की बातों को सुनना ही नहीं चाहते। और रेजिस्टेंस टू चेंज, और आप क्या करते हैं? बिल्कुल अड़ग हैं, बिल्कुल दृढ़ हैं कि आप बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होंगे। आप अड़िग हो गए कि मैं परिवर्तित नहीं होऊंगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। आप परिवर्तन होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और आप अपने एटीट्यूड के अंदर हैं। तो जब आप इस तरीके की हरकतें करते हैं तो वो भी आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है, क्योंकि तब आप सामने वाले की बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप परिवर्तन नहीं होना चाहते हैं ना। लैक ऑफ जैसे नहीं होता कि हम हमारे घर वालों को बात बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले पुरानी परंपराओं से बंधे हुए हैं। वो अपने ज़माने की बातों को हमारे ऊपर थोपते हैं। तो वो क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज। वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक वो तैयार नहीं होंगे तब तक वो हमारी बात को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनका एटीट्यूड अलग है और हमारा एटीट्यूड अलग है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता है, तो आप अपनी बातों को ढंग से सामने वाले के सामने रख ही नहीं पाते हो, ठीक है। दूसरा, प्रेजुडाइज एंड एजम्पशंस। प्रेजुडाइज यानी पूर्वाग्रह की धारणा। कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कह रहा है और आपने अगर उसके बारे में पहले से कोई धारणा पाल रखी है। सपोज कि कोई बहुत अच्छी बात आपको कह रहा है, लेकिन आपकी नज़र में या एक ज़माने में उस व्यक्ति से ऐसी बात हो गई थी कि जिससे आपने उस व्यक्ति के बारे में ये धारणा पाल ली कि यार ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये कोई सही बात नहीं कह सकता। तो जब तक आपके दिमाग में ये धारणा रहेगी ना, तो अगर उस व्यक्ति ने कोई सही भी बात कही होगी ना, तो भी आप क्या करोगे? उसकी बात को विश्वास नहीं करोगे, उसकी बात को नेगेटिविटी के साथ देखोगे। तो प्रेजुडाइज ये काम करती है हमारे कम्युनिकेशन को बाधित करने का। तो ये सारे जितने भी थे ये आपके साइकोलॉजिकल रीज़न हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को हिंडर करते हैं, कम्युनिकेशन को बाधित करते हैं या सूचनाओं के आदान प्रदान को बाधित करते हैं। सिमेंटिक बैरियर। अब देखो सिमेंटिक बैरियर तो क्या है? सिमेंटिक बैरियर क्या होता है कि हमारे पास एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। अब उस शब्द को जिस शब्द में कहा गया है या जिस संदर्भ में जो शब्द कहा गया है उसी संदर्भ में उस शब्द को समझ लिया जाए तब तो सही हो गया। लेकिन अगर उस संदर्भ में वो शब्द सही समझ में नहीं आया और उसको दूसरे संदर्भ में समझ लिया, तो वो आपका सिमेंटिक बैरियर कर लिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई व्यक्ति आपसे कहता है, क्या कहता है कि आई विल मीट यू इन द इवनिंग बाय द साइड ऑफ द बैंक, ठीक है। मैं आपसे क्या मिलूंगा? बाय द साइड ऑफ द बैंक मिलूंगा शाम को, ठीक है। और आप चले गए और वहाँ पे एक एसबीआई बैंक था, आप एसबीआई बैंक के बगल में जाकर के खड़े हो गए और पूरा दिन निकल गया, आपसे कोई मिलने के लिए नहीं आया। आपने देर रात उसको फ़ोन करा, यार मैं तेरा पूरे शाम को बैंक के बगल में खड़ा था और मैं इंतजार करा तो आया नहीं। उसने कहा यार बैंक के बगल में क्यों खड़ा था? मैंने तेरे को बोला था रिवर बैंक में आ जाना, ठीक है, नदी के किनारे आ जाना। रिवर यानी नदी, तो उसने तो बैंक ही बोला, तो बैंक के दो अर्थ हो गए। ये रिवर बैंक भी हो गया, भैया नदी के किनारे आ जाना। तो ये क्या हो गया? सिमेंटिक बैरियर हो गया। ठीक इस तरीके से समझो कि मैंने आपसे ये बोला कि यार कल मैं तेरे को पुल के पास मिलूंगा, ठीक है ना। कल दोपहर में 12 बजे ठीक मेरे को पुल के पास मिलना हो। आप अगले दिन पुल के पास आ गए और आप खड़े हो पुल के पास और मैं पहुंचा नहीं 12 बजे। आप मेरे को 1 बजे फ़ोन करते हो, अरे यार मैं पुल के पास खड़ा हूँ इतनी देर से, तू आया क्यों नहीं? तो मैं कहूँगा यार मैं भी तो पुल के पास ही बैठा हूँ। कौन सा पुल? ओवर ब्रिज के अंडर ब्रिज? मैं तो अंडर ब्रिज के पास से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे मैं ओवर ब्रिज के पास खड़ा हूँ। तो एक ही चीज़ के कई अर्थ हो सकते हैं। उन अर्थों को अगर उसी संदर्भ में ना समझा जाए तो वहाँ पे जो बैरियर क्रिएट होता है उसको हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। फिर आता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है? डिफरेंट लैंग्वेज एंड द लॉक प्रेफरेंसी इन द शेयर्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज बैरियर वही आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई कन्नड़ भाषा का आदमी है और मैं हिंदी भाषा का आदमी हूँ, तो हम दोनों जब एक दूसरे के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे तो शायद
वहाँ पे कहीं ना कहीं लैंग्वेज हमारे बैरियर का काम करेगी। स्टेटस बैरियर, ठीक है, रिच और पुअर, अमीर गरीब, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, एक बॉस है, एक नीचे का कर्मचारी है। तो ये उनके स्टेटस के विपरीत है कि एक बिल्कुल मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे बैठा हुआ चेयरपर्सन बीच नीचे बैठे हुए चपरासी से बात करेगा, या समाज में एक स्टेटस में एक एरिस्टोक्रेट पीपल, एक रिच पीपल बिल्कुल गरीब तबके के व्यक्ति से बात करेगा। तो कई बार स्टेटस भी जो है व्यक्ति का वो आड़े आ जाता है उसके कम्युनिकेशन में। तो ये स्टेटस भी एक प्रकार का क्या हुआ आपका बैरियर ही होता है। नाउ द नेक्स्ट यूनिट फोर्थ विच इज द लास्ट यूनिट ऑफ योर कोर्स, आपके कोर्स की ये लास्ट यूनिट है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं और वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें बात की गई है इफेक्टिव लिसनिंग की, कि इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है। तो लिसनिंग के बारे में मैंने आपको बताया किसी की बात को ध्यान से समझना, ठीक है। जब सामने वाला कोई बात को कह रहा है तो उसमें आपका एक्टिव इंगेजमेंट होगा, जिसमें आप पूरी तरीके से फोकस होकर के उसकी बातों को सुनेंगे, कॉम्प्रहेंड उसकी बातों को समझेंगे, रिस्पॉन्ड उसकी बातों को उत्तर देंगे, और उसने जो बातें कही हैं उसको क्या करेंगे, अपने जहन में रखेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखेंगे, यानी अपने अंदर रखेंगे। तो इसको हम इफेक्टिव लिसनिंग कहते हैं, कि जब सामने वाला कोई बात कह रहा है तो उस कन्वर्सेशन के दौरान कही गई बातों को आपने अपने जहन में रखा, पूरी उस कन्वर्सेशन के दौरान आपने एक्टिवली उसकी बातों को सुना, फुल्ली फोकस होकर के उसकी बातों को सुना, उसकी बातों को समझा और उसकी बातों का प्रत्युत्तर दिया। दिस स्किल इन्वॉल्व मोर देन जस्ट ऑडिटरी परसेप्शन ऑफ वर्ड्स। अब देखो, केवल आपको सामने वाले की बातों को सुनना ही नहीं है, केवल सामने वाले की बातों को सुनना ही लिसनिंग नहीं होता है, बल्कि सामने वाले की बातों को सुनो और सुनकर के उसकी बातों को समझना, उसके इमोशंस को समझना, उसके इंटेंशंस, इरादों को समझना, और नॉन वर्बल क्यू, वो जो नहीं कह रहा है उन बातों को भी समझना, उसके बॉडी मूवमेंट्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को समझना, ये सारे के सारे बहुत ज़रूरी हो जाते हैं लिसनिंग में। अगर आपको कोई क्या करना है, क्लैरिटी के साथ मीनिंगफुल इंटरेक्शन करना है, कोई मीनिंगफुल आपको बात करनी है, कोई मीनिंगफुल तरीके से आपके बातों को समझना है, तो इफ़ेक्टिव लिसनिंग तभी आपके पास आ पाएगी जब आप सामने वाले की बातों को ढंग से समझ पाएंगे, उसके इरादों को समझ पाएंगे। तो केवल सुनना ही नहीं है, सुनने के साथ सामने वाले की भावनाओं को समझना, नॉन वर्बल क्यूज़ को समझना, इंटेंशन उसके इरादों को समझना, और उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना, ये क्या होता है, इफेक्टिव लिसनिंग कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से आप इफेक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं। तो देखो कौन कौन से तरीके हो गए। अटेंटिव लिसनिंग, पहले तो सामने वाले की बातों को ढंग से समझना, अटेंटिवली समझना। फिल्टरिंग, फिर सामने वाले ने जो बातें कही हैं उसमें जो काम की बातें हैं उनको बिल्कुल गौर से समझना और उनको अपने जहन में रखना, और जो अननेसेसरी चीज़ें थी उनको निकाल देना, उसको कहते हैं फिल्टर करना। इंटरप्रेटिंग, फिर सामने वाले ने जो बात को आपको कही है उन बातों को सही तरीके से मीनिंगफुल रूप में उसकी व्याख्या करना। इवेलुएट, उसका मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन करने के बाद रिस्पॉन्ड यानी प्रत्युत्तर देना। ये एलिमेंट्स है इफेक्टिव लिसनिंग के, और बड़े इंपॉर्टेंट ये एलिमेंट्स हैं आपके इफेक्टिव लिसनिंग के। फिर आती है अप्रोचेस टू लिसनिंग। तो ये वही चीज़ें हैं जो अभी आपने देखी थी, अप्रोचेस टू लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना। एम्फेटिक लिसनिंग, वही गौर से सुनना। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, सुनना और सुनकर के उस पर रिफ्लेक्ट यानी विचार करना। सेलेक्टिव लिसनिंग, काम की बातों को सुनना, अननेसेसरी बातों को छोड़ देना। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कि सही और गलत यानी जरूरी और गैर जरूरी चीज़ों के बीच में विभेद करना। ये सारी की सारी क्या है, आपकी अप्रोचेस ऑफ लिसनिंग है, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी अप्रोचेस ऑफ लिसनिंग हो गई। बैरियर्स क्या हैं, वही बैरियर्स हैं। नॉइज आपका एक बैरियर हो गया। क्रॉस कल्चरल, अलग अलग संस्कृति के लोग अगर आ जाते हैं वो बैरियर हो गया। साइकोलॉजिकल एक बैरियर हो गया, और फिजिकल एक बैरियर हो गया। इनके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, तो आप अच्छी तरह से आपको पता है कि साइकोलॉजिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो आपके टॉपिक दिया गया है बायोडेटा का, बायोडेटा कैसे बनाते हैं, आपसे एक बायोडेटा बनवाया जा सकता है। देखो बायोडेटा, रेज्यूमे और सीवी, इन तीन के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बायोडेटा क्या होता है, बायोडेटा जो फ्रेशर बच्चे बनाते हैं ना, बिल्कुल वो तो आपका बायोडेटा कहलाता है। रेज्यूमे, जब आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है उसके अंदर, जब आप फ्रेशर नहीं रहते, एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है, वो रेज्यूम हो जाता है। सीवी यानी करिकुलम विटे ही होता है, ये सबसे बड़ा होता है। बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत सारे पोस्ट को जब आप किन्हीं कंपनीज में प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में एक बड़े लेवल का जो क्या बनता है आपका रेज्यूमे बनता है, दैट विल बी कॉल्ड सीवी। उसको क्या कहा जाएगा, सीवी कहा जाएगा। एंड दीज आर द थिंग्स विच शुड बी इंक्लूडेड इन योर सीवी। आपके सीवी में किन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए वो मैंने याद दी है।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर अलॉन्ग विथ योर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस ऑप्शनल है, बायोडाटा स्पेसिफिक जॉब के लिए, करियर ऑब्जेक्टिव वो देने हैं आपको, एजुकेशन आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास कौन कौन सी स्किल है, आपने कौन कौन से अचीवमेंट्स ले लिए हैं, कौन कौन से अवार्ड आपको मिले हैं, हॉबीज़ आपके इंटरेस्ट क्या हैं, और कोई भी 2 या 3 व्यक्तियों के रेफरेंसेस जो एक वेल रेपुटेड पोजीशंस के हों और जिन्होंने आपको रेफ़र किया हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो ये सीवी था, इसको आपको देखना है और इसके फॉर्मेट को आपको सीखना है। ये सारी चीज़ें आपके सीवी के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। एक सीवी का सैंपल बनवाया जा सकता है आपसे, या से बायोडाटा बनाने के लिए कहा जा सकता है एग्ज़ाम में आपको, आपको अपनी नोटबुक में, ठीक है? नेक्स्ट पर्सनल इंटरव्यूज़। देखो कुछ पर्सनल इंटरव्यूज़ के बारे में बात कर लें, छोटा-सा टॉपिक दिया गया। पर्सनल इंटरव्यूज़ क्या होता है? वन टू वन कन्वर्सेशन, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में सामने एक दूसरे के सामने बैठ करके वो क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। और इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन, सामने वाला व्यक्ति जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे प्रश्न पूछता है ताकि वो आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर इकट्ठा कर सके, इंसाइट्स एंड पर्सपेक्टिव फॉर्म ऑफ द इंटरव्यू। और आप जिस व्यक्ति का वो इंटरव्यू ले रहा है उस व्यक्ति के क्या विचार हैं, वो व्यक्ति किस तरीके का है, उस व्यक्ति के क्या इंटरेस्ट है, उस व्यक्ति के क्या इंसाइट्स है, इन सब के बारे में वो जानकारी जुटाता है फेस टू फेस इंफॉर्मेशन में। इसमें क्या होता है? यूज़ क्लियर, कंसाइज एंड रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज, बिल्कुल स्पष्ट रूप में, संक्षिप्त में और रेस्पेक्टफुल यानी बिल्कुल सम्मानजनक भाषा का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड यानी ज़रूरी नहीं है, शब्द सीमा नहीं है, क्वेश्चन पूछ लिया गया, अपने बारे में कुछ बताओ, ठीक है? तो ओपन एंडेड है, आप जितनी देर कह सकते हो अपने बारे में, उतनी देर के लिए आप अपने बारे में बात बताओ। तो ये एनकरेज करता है डिटेल और मीनिंगफुल रिस्पॉन्स के लिए। स्ट्रक्चर्ड यानी पहले से प्री डिसाइडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू में, और अनस्ट्रक्चर्ड यानी उसी समय वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू वाला, ठीक है? तो 2 प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, कोई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, जिसमें से प्री डिसाइडेड क्वेश्चन होते हैं कि पहले से क्वेश्चन का एक सेट होता है कि ये 10 क्वेश्चन है जो हमें सामने वाले से पूछने हैं। और एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है कि जैसे-जैसे कन्वर्सेशन बढ़ती जाती है वैसे-वैसे जो एम्प्लॉयर है वो क्या करता है, आपसे क्वेश्चन पूछता जाता है ना? तो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। न्यूट्रल टोन, अ, कि आप जब इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए या कोई भी ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए जो सामने वाले से प्रश्न पूछ रहा हो या बायस्डनेस से धरा हुआ हो, है ना? किसी के प्रति बायस्ड होकर के आपको नहीं बैठना चाहिए। रिसर्च, और आप जब जा रहे हो, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देखने जा रहे हो तो उसके सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो कंपनी में इंटरव्यू आपका लेने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टॉपिक यानी किस सब्जेक्ट, किस विषय, किस पोस्ट को लेकर के आप उस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं जो इस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। फिर एक जॉब लेटर है, और ये एक संक्षिप्त सा आपको एक फॉर्मेट दिया है जॉब लेटर का कि किस तरीके से जॉब लेटर होता है। जॉब लेटर 100% आएगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। जॉब लेटर किसी की जॉब के लिए आएगा, कोई पेपर में ऐड निकला होगा कि इस कंपनी में हमें जॉब देनी है या इस कंपनी में जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है? तो एग्ज़ामिनर एक जॉब एप्लीकेशन का आपको ज़रूर, मेरे अकॉर्डिंग आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिख रहेगा, और ये करीब-करीब कोई 10 नंबर की आपकी आ सकती है। तो जॉब एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ता है। आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका सिटी हो गया, आपका स्टेट हो गया, आपका पिन कोड हो गया, ईमेल हो गया, है ना? ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपको देनी होगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेपर। फिर आपको 1 स्पेस देना है, उसके बाद आपको डेट लिखनी है। फिर उसको, उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आप ये लेटर लिख रहे हो, उस हायरिंग मैनेजर का नाम, कौन-सी कंपनी में वो काम करता है वो, उस कंपनी का एड्रेस क्या है, वो कंपनी कौन-सी सिटी में है, वो कौन-से स्टेट में है, पिन कोड क्या है, ठीक है? ये सारे के सारे आपको उसके बाद लिखने हैं। तो सबसे पहले आपका नाम, आपके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में आपको डेट डालनी है, डेट डालने के बाद में आपको सामने वाले एम्प्लॉयर का नाम लिखना है, फिर सब्जेक्ट विषय कि अप्लाई कर रहा हूँ, कौन-सी पोस्ट के लिए वो लिखना है, फिर सैल्यूटेशन देना है आपको, डियर सर या मैडम, फिर मेन बॉडी, ठीक है? बीच में लिखना है आपको सारे कि आई गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसी इन योर कंपनी फ्रॉम द न्यूज़पेपर, या जहाँ से भी आपको जानकारी मिली है, एंड आई फाइंड माई सेल्फ फिट टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। इस तरीके की आपको मेन बॉडी में लिखना है और अपने बारे में बताना है कि ये जानकारी आपको कंपनी की वैकेंसी के बारे में कहाँ से मिली, किस तरीके से आप अपने आप को इसके लायक समझते हैं और क्यों कंपनी को आपको इस पोस्ट पे रखना चाहिए ना, ये मेन बॉडी के अंदर आ जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में सिंसियरली आ गया, योर सिंसियरली आ गया, है ना? जब फेथफुल लिया गया, फिर योर नेम, आपका नाम आ गया, आपके सिग्नेचर आ गए, एनक्लोजर यानी इस एप्लीकेशन के साथ में आप क्या-क्या लगा रहे हो, जैसे रेज़्यूमे आप इसके सामने लगा सकते हो, है ना? तो ये एनक्लोजर उसके रूप में आ गया। तो ये जॉब एप्लीकेशन का एक क्या है, फॉर्मेट है। इस तरीके से जॉब एप्लीकेशंस लिखी
जाती है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर और डिस्चार्ज लेटर भी है। इनका भी मैं सैंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि इस तरीके के एक एक सैंपल है जो आपको देख करके जाने हैं कि इस तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाते हैं, डिस्चार्ज लेटर दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। इनके एक फॉर्मेट का आपको देख करके चले जाएगा। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा सिलेबस जो था मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है। एसईसी के जितने टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए थे वो सारे टॉपिक मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए हैं। आपको सिर्फ इस वीडियो को 3 से 4 बार देखना है। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार में भी हो सकता है समझ में नहीं आए, क्योंकि हम में से काफ़ी बच्चों के लिए बिल्कुल नई चीज़ें हैं। तो हमें 2-3 बार देखना है और उसके बाद में हमें, मुझे नहीं लगता कि आपके कोई डाउट इसमें रहने वाला है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए एसईसी के अंदर, इस वीडियो से बाहर वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अंत तक वीडियो को 3-4 बार देखें, 100% जितने भी डाउट्स एसईसी के रिगार्डिंग रहेंगे आपके बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी ये अपॉइंटमेंट लेटर और डिस्चार्ज लेटर है, तो इसका मैं एक सैंपल जो है आपके क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विश यू अ वेरी वेरी गुड लक फॉर द एग्जाम। थैंक्स अ लॉट।